हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईआरएफ फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति। हम लोग शक्ति के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। विद्युत धारा में हम आपको बताया है कि शक्ति किसे कहते हैं। वही शक्ति हम लोग प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में भी पढ़ेंगे। विद्युत धारा में हम लोग जिस तरह से शक्ति की परिभाषा पढ़े थे, जिस तरह से हम लोग सूत्र उसका फॉर्मूला पढ़े थे, ठीक उसी तरह से हम लोग विद्युत शक्ति की बात करेंगे। किसमें? तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विद्युत शक्ति पावर इन एसी सर्किट। आज पावर की बात करेंगे। किसमें? तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में। तो इसमें हम लोग पूरी डिटेल में जानेंगे कि किस तरह से शक्ति का मान, शक्ति का सूत्र, शक्ति का व्यंजक होगा। इस वीडियो में पूरा हम लोग जानेंगे। और इसके जो नेक्स्ट वीडियो होगा इस थ्योरी पर, जो इस वीडियो में हम लोग थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं, इस थ्योरी पर हम लोग उसमें बहुत सा न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। तो आज का भी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके नेक्स्ट वाले मीन्स कल जो आप लोग पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल का वीडियो स्पेशल, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो पूरा जरूर देखिए। तो बात करने जा रहे हैं डिफिनीशन मीन्स शक्ति किसे कहते हैं। जैसे कि आप लोग परिभाषा जानते हैं कि किसी भी विद्युत परिपथ में ऊर्जा व्यय की दर को ही हम क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। किसी भी विद्युत परिपथ में ऊर्जा व्यय की दर को ही हम क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि शक्ति को परिभाषित करना हो तो कहेंगे कि किसी भी विद्युत परिपथ में वोल्टता और विद्युत धारा के गुणनफल को हम शक्ति कहते हैं। किसी भी विद्युत परिपथ में वोल्टता और धारा के गुणनफल को हम विद्युत शक्ति कहते हैं। और जैसे आप जानते हैं शक्ति का मात्रक क्या होता है, कमेंट बॉक्स में फटाफट जवाब दीजिए। उसका हम डिफिनीशन लिखने जा रहे हैं। उसके बाद हम शक्ति का मात्रक बताएंगे। देख रहे हैं कि कितने लोग जवाब दे रहे हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर मीन्स शक्ति का मात्रक क्या है। तो हम इसका परिभाषा लिख रहे हैं, आप लोग इसके मात्रक जरूर कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। इसका हम लिखेंगे विद्युत परिपथ में ऊर्जा व्यय की दर को शक्ति कहते हैं। ऊर्जा व्यय की दर को शक्ति कहते हैं या सामर्थ्य भी कहते हैं। इसको आप लिख सकते हैं अथवा सामर्थ्य भी कहते हैं, याद रखिएगा विद्युत परिपथ में ऊर्जा व्यय की दर को हम विद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य भी कहते हैं। तो इस तरह से हो गया। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दिष्ट धारा परिपथ में परिपथों में यह धारा तथा वोल्टता के गुणनफल के बराबर होती है। वोल्टता के गुणनफल के बराबर होती है।
कौन होती है बराबर? तो शक्ति या सामर्थ्य। हम शक्ति बराबर हम लोग पढ़े हैं V इंटू आई। क्या पढ़े हैं? V इंटू आई। P इज इक्वल टू V इंटू आई हम लोग पढ़े हैं। तो हम कहेंगे कि दिष्ट धारा परिपथों में यह धारा और वोल्टता के गुणनफल के बराबर होती है। और हम ऐसे भी कह सकते हैं कि विद्युत परिपथ में ऊर्जा व्यय की दर को हम विद्युत शक्ति कहते हैं। आप कोई भी परिभाषा लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, दोनों भी कर सकते हैं तो और बेटर हो सकता है। तो हाँ, हम आपसे पूछे थे कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो हम आपको बता रहे हैं विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या कहेंगे? वाट होता है। ये तो जनरल परिभाषा हो गया, लेकिन हमें क्या जानना है? हमें जानना है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति। क्या पढ़ना है? प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति। तो हम इसको लिखेंगे क्या? किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की शक्ति प्रत्यावर्ती धारा परिपथों के लिए लिखेंगे प्रत्यावर्ती धारा परिपथों के लिए। इसी तरह से जिस तरह से लिखे हैं ना दिष्ट धारा परिपथों में, उसी तरह से लिखेंगे प्रत्यावर्ती धारा परिपथों के लिए तात्क्षणिक वोल्टता तथा तात्क्षणिक वोल्टता तथा तात्क्षणिक धारा के गुणनफल को तात्क्षणिक शक्ति कहते हैं। तात्क्षणिक शक्ति कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, प्रत्यावर्ती धारा परिपथों के लिए तात्क्षणिक वोल्टता तथा तात्क्षणिक धारा के गुणनफल को हम क्या कहेंगे? तात्क्षणिक शक्ति कहेंगे। जिस तरह से हम लोग विद्युत धारा में पढ़े थे कि विद्युत विभव तथा विद्युत धारा के गुणनफल को हम लोग विद्युत शक्ति बोलते हैं, ठीक उसी तरह से हम प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में कहेंगे तात्क्षणिक विभव तथा तात्क्षणिक धारा के गुणनफल को तात्क्षणिक शक्ति कह देते हैं। अब बात करते हैं कि किसी भी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की शक्ति, किसी भी प्रत्यावर्ती धारा की शक्ति, किसी भी प्रत्यावर्ती धारा की शक्ति परिपथ में वोल्टता, परिपथ में वोल्टता तथा धारा के बीच, परिपथ में वोल्टता तथा धारा के बीच कलांतर पर निर्भर करती है। कलांतर पर निर्भर करती है। ध्यान से समझिएगा, कलांतर यानी कि ये देखिए प्रत्यावर्ती धारा है, इस तरह से ये प्रत्यावर्ती धारा जब चलती है तो इसके बीच में जो कलांतर है ये फाई, इस फाई पर निर्भर करता है कि ये जो धारा चलती है या विद्युत विभव चलता है, तो धारा और विद्युत विभव के बीच में जो कलांतर बनता है उस कलांतर पर निर्भर करता है प्रत्यावर्ती धारा की शक्ति। तो हम इस तरह से कर सकते हैं, ध्यान से समझिएगा, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में
माना किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा परिपथ में समय t पर वोल्टता तथा धारा का समीकरण निम्नलिखित रूप से लिख सकते हैं। निम्नलिखित रूप से लिख सकते हैं। V = V0 sin ओमेगा t दिखाई दे रहा होगा आपको। V = क्या लिख सकते हैं? V0 sin ओमेगा t तथा हम लिख सकते हैं I = I0 sin ओमेगा t माइनस फाई। I = क्या लिख सकते हैं? I0 sin ओमेगा t माइनस फाई। इस तरह से हम विभव और विद्युत धारा का समीकरण लिख सकते हैं। तो ऐसा करिए, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसके आगे बात करेंगे। चलिए, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो इसे हम मिटाएंगे और इसके बारे में डिटेल आपको बताएंगे कि किस तरह से विद्युत धारा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति का व्यंजक निकल पाएगा। तो हम लोग जानते हैं V = V0 sin ओमेगा t लिख चुके हैं और I = I0 sin ओमेगा t भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे विद्युत शक्ति की। जैसे आप लोग परिभाषा आप जाने हैं कि विद्युत शक्ति = विद्युत धारा गुणे विद्युत विभव हम लोग इस रूप में परिभाषित किए हैं। तो हम लोग लिख क्या सकते हैं? विद्युत शक्ति P = ध्यान से समझिएगा, परिपथ में तात्क्षणिक शक्ति तात्क्षणिक शक्ति P = हम लोग पढ़े हैं V × I। क्या पढ़े हैं? P = V × I पढ़े हैं और P = V के जगह पर हम लिख सकते हैं V0 sin ओमेगा t और लिख सकते हैं I के जगह पर I0 sin ओमेगा t माइनस फाई लिख देंगे। इस तरह से हम V और I का मान लिख चुके हैं। आपको हम एक चीज बताना चाहते हैं कि यहाँ से आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये टोटल अब मैथमेटिकल्स बताएंगे। मैथमेटिकल्स में कहीं कहीं हम मैथ का फॉर्मूला भी यूज करेंगे, तो आपका दिमाग इधर उधर भटकेगा, तो हो सकता है आपको डिस्टर्ब हो, आपको न समझ में आए। तो इसलिए कोशिश करिएगा कि आप ध्यान से समझिएगा कि किस पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं, क्या लिख रहे हैं और कैसे लिख रहे हैं। एक एक करके ध्यान से आप समझिएगा। तो हम क्या किए हैं कि P = V के जगह पर V का मान पुट किए हैं और I के जगह पर I का मान पुट किए हैं I0 sin ओमेगा t माइनस फाई। अब चूंकि दोनों गुणा में है तो दोनों को हम क्या करते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं
वी नॉट, इसको लिख सकते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी, और इसको लिख सकते हैं क्या, इनटू साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ये हम लिख सकते हैं वी नॉट आई नॉट एक साथ कर दिए, ये साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस फाइव हम किए, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाए हैं। अब ध्यान से समझिएगा, साइन ए माइनस बी के रूप में है। क्या है? साइन ए माइनस बी के रूप में है। जैसे कि आप जानते हैं, सिंस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला आप जानते होंगे। क्या हम लिखे हैं? साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये इसको हम इस फॉर्मूले पे लिखेंगे तो हम कर सकते हैं क्या, P इज इक्वल टू वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी, और इसको इस तरह से लिखेंगे साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव। ये इस तरह से लिखेंगे साइन ए इंटू कॉस बी और माइनस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। इस तरह से लिखेंगे। किसी को प्रॉब्लम है क्या? ये तो फॉर्मूला पे हम पुट कर दिए हैं। इसमें क्या कर दिए हैं? फॉर्मूला पे पुट कर दिए हैं। अब यहां पर एक लाइन आप ध्यान से समझिएगा, P इज इक्वल टू वी नॉट आई नॉट और साइन, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव लिखेंगे, और माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे क्या, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी और इंटू साइन फाइव। ध्यान से समझिएगा, टोटल मैथमेटिकल फॉर्म है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ गुणा भाग करना है। हम क्या किए हैं, साइन ओमेगा टी को हम इस ब्रैकेट वाले में जितने भी हैं उनसे मल्टीप्लाई किए हैं, गुणा किए हैं। तो P इज इक्वल टू वी नॉट आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी, चूंकि ये भी है ये भी है तो स्क्वायर कर लेते हैं, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव माइनस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव कर लेते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, हम 1/2 इंटू 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए हैं। क्या कर दिए हैं? यहाँ पर 1/2 इंटू 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। क्योंकि ये काट देंगे तो कोई मतलब नहीं बनता है, इस पे कोई इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम क्या किए, 1/2 पर नीचे से हम गुणा कर दिए हैं और भाग कर दिए हैं। तो आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आप जानते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू जानते होंगे साइन 2 थीटा। मैथ वाले बच्चे पढ़े होंगे, बायोलॉजी वाले भी बच्चे पढ़े होंगे। फिजिक्स का जब हम स्टार्टिंग में पढ़ा रहे थे, इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोग पढ़ाते हैं, मैथमेटिकल टूल्स में बताते हैं, जितने भी मैथमेटिकल टूल्स यूज होते हैं फिजिक्स में, वो सारे टूल्स के बारे में हम लोग पहले ही 11th क्लास में बता चुके हो रहते हैं। इसलिए अगर जो बच्चे नहीं जानते हैं वो जान लें कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा होता है। तो यहाँ पे आप देखिएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के रूप में है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू वी नॉट आई नॉट, और लिखेंगे क्या, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस 5 और -1/2। अब इसके जगह पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताइए, साइन 2 ओमेगा टी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, साइन 2 ओमेगा टी, और इनटू लिख सकते हैं क्या, साइन 5 लिख सकते हैं। ये इस तरह से कर देंगे। ध्यान से समझ लीजिए, हम कुछ नहीं किए, 2 साइन
ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी के जगह पर साइन 2 ओमेगा टी हम सूत्र के अनुसार इसका मान पुट किए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये तो निकल गया आपका क्या P, यानी कि परिपथ में तात क्षणिक शक्ति निकाले हैं। क्या निकाले हैं? परिपथ में तात क्षणिक शक्ति निकाले हैं। अब क्या करेंगे, इसलिए प्रत्यावर्ती धारा के संपूर्ण प्रत्यावर्ती धारा के संपूर्ण एक चक्र के लिए औसत शक्ति व्यय हम लिख सकते हैं। औसत शक्ति P इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल T, इंटीग्रेशन 0 टू क्या लिख सकते हैं, ये कैपिटल T है, ये कैपिटल T है, और लिख सकते हैं P इंटू dt और बाई कैपिटल T। क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू कैपिटल T P इंटू dt बाई T। ये हो गया औसत शक्ति। इसको आप फिगर के माध्यम से समझिएगा। ये अगर इस तरह से होता है तो ये एक पूर्ण चक्र होता है और ये T को डिनोट करता है और ये होता है एक कैपिटल T हो जाता है। यानी कि एक पूर्ण चक्र के दौरान जो औसत शक्ति होता है, उस औसत शक्ति को हम लिख सकते हैं, औसत शक्ति इज इक्वल टू इंटीग्रेशन समाकलन 0 से लेकर के कैपिटल T P इंटू dt बाई कैपिटल T कर लेते हैं। अब हम करते क्या है, P के जगह पर P का मान हम पुट करेंगे, P का मान रखते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल T लिखेंगे V नॉट I नॉट और लिखेंगे साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव माइनस 1/2 लिखेंगे -1/2 साइन 2 ओमेगा टी इंटू साइन फाइव और dt। क्या लिख सकते हैं, dt, ये dt है ना, ये dt लिख लेते हैं और बाई करते हैं कैपिटल T। तो ये हम P का मान यहाँ पे पुट किए हैं। यहां से ये P का मान जो है, इस P के जगह पर हम P का मान पुट कर दिए हैं, रख चुके हैं। देखिए एक एक स्टेप बता रहे हैं, आप ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिएगा। ये टोटल जो है वो मैथमेटिकल फॉर्म है, इसमें फालतू दिमाग यूज नहीं करना है। हम एक एक स्टेप हम बता रहे हैं। अगर जो बीच में आए हैं प्लीज आप इसको शुरू से जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर हम बार बार कहते हैं कि हमारे वीडियो में, हमारे लेक्चर में यदि आप बीच में आते हैं तो आपको समझने में दिक्कत होगी। इसलिए यदि कॉन्सेप्ट थ्योरी समझना है तो आप शुरू से आइए और इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो हम बात करते हैं औसत शक्ति। जब एक पूर्ण चक्र की बात करते हैं, पूर्ण चक्र मतलब 0 से लेकर के टाइम t तक, 0 से टाइम t तक की बात करते हैं, तो P इंटू dt बाई कैपिटल T, P के जगह पर ये रखे हैं और ये dt कर दिए हैं। अब यहां पर ध्यान से समझना होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, औसत शक्ति ये, इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, क्योंकि T से इसमें भी डिवाइड कर सकते हैं, T से इसमें भी डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको हम दो भागों में लिख सकते हैं, V नॉट I नॉट। चूंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, तो हम लिख सकते हैं। और कॉस भी हमारा क्या है, कांस्टेंट है।
अब सवाल ये है कि कांस्टेंट क्यों है सर, ये आप बताइए। तो आपको बताते हैं कि जब भी इंटीग्रेशन होता है किसके सापेक्ष, ये टाइम टी के सापेक्ष है, तो जिसमें टी होगा उसको छोड़ करके बाकी सभी कांस्टेंट होते हैं, नियतांक होते हैं। तो यहाँ पे टी नहीं है इसलिए वी नॉट आई नॉट बाहर निकल गया, इसमें हमारा टी नहीं है इसलिए बाहर निकल गया, बचा ये। तो हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर ओमेगा टी और बाई कर लेते हैं टी कर लेते हैं, ये हो गया आपका आधा। और इसको ये dt है तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, इसको हम dt कर लेते हैं और माइनस करते हैं, क्योंकि ये माइनस है तो माइनस करते हैं। अब ये जो है इसमें भी शामिल है तो हम इसको भी लिख सकते हैं 1/2 वी नॉट आई नॉट, क्या कॉमन है, कांस्टेंट है साइन फाई। हम इसको इस तरह से इसमें से कांस्टेंट ले लिए तो इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल टी लिख सकते हैं साइन 2 ओमेगा टी बाई कैपिटल टी, और ये कर सकते हैं dt। ये आपका हो गया इस तरह से। तो जो कांस्टेंट था उस कांस्टेंट को क्या कर दिए, इसमें से बाहर निकाल दिए। जैसे इसमें जो है वी नॉट आई नॉट कॉस फाई जो है वो कांस्टेंट है, जो बच जाएगा वो इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 टू कैपिटल टी और साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी बाई कैपिटल टी, माइनस इसमें करते हैं 1/2, ये भी वी नॉट आई नॉट जो है वो कांस्टेंट है और साइन फाई है वो भी कांस्टेंट है, हम बाहर निकाल दिए तो बचेगा क्या, इंटीग्रेशन 0 टू टी और साइन 2 ओमेगा टी इंटू डी टी बाई 2 हो गया। तो इस तरह से ये जो है थ्योरी, इसका आप क्या करिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो इसकी आगे की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। ध्यान से आप इसको समझिएगा, लिख सकते हैं परंतु इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी बाई कैपिटल टी इज इक्वल टू, लिख सकते हैं पूरे एक चक्र के लिए, पूरे एक चक्र के लिए, पूरे एक चक्र के लिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी का साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत मान वन बाई टू, क्या है 1/2, औसत मान 1/2 होता है। ध्यान से समझिएगा, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो मान होता है पूरे चक्र में उसका मान 1/2 होता है, ये याद रखिएगा। फिर हम कर सकते हैं तथा इसके लिए बात करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू कैपिटल टी साइन 2 ओमेगा टी इंटू डी टी बाई टी इज इक्वल टू, पूरे एक चक्र के लिए, पूरे एक चक्र के लिए साइन 2 ओमेगा टी का औसत मान
औसत मान शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। ये याद रखिएगा, जब किसी भी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की एक पूरे चक्र का औसत मान यानी कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मान हम बात करें तो 1/2 होता है, और साइन 2 थीटा यानी कि 2 ओमेगा टी का मान की बात करें तो शून्य होता है। अब इस दोनों का मान हम क्या करते हैं, इसको हम शून्य लिख सकते हैं। तो अब दोनों का मान, इसको हम इक्वेशन कर लेते हैं, इसको इसमें हम पुट कर लेते हैं। तो औसत शक्ति P इज इक्वल टू लिख सकते हैं V नॉट I नॉट कॉस फाई, और इसके जगह पर क्या लिखेंगे, इनटू 1/2 करते हैं, माइनस ये हम लिखते हैं 1/2 V नॉट I नॉट साइन फाई, और इनटू इसके जगह पर क्या करते हैं, 0 कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? 0। तो बताइए कि अगर हम 0 से मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, 0 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं औसत शक्ति P इज इक्वल टू V नॉट I नॉट, और ये 1/2 हम कर लेते हैं, 1/2 आगे कर लेते हैं V नॉट I नॉट, ये हो जाएगा कॉस फाई। इस तरह से औसत शक्ति का जो सूत्र हो गया, हम लिख सकते हैं औसत शक्ति P इज इक्वल टू 1/2 V नॉट इंटू I नॉट कॉस फाई कर लेते हैं, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, औसत शक्ति P इज इक्वल टू V नॉट बाई √2 इंटू I नॉट बाई √2 कॉस फाई लिख सकते हैं। नहीं, √2 को √2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 हो जाएगा, V नॉट इंटू I नॉट कॉस फाई, यानी कि हम लिख सकते हैं औसत शक्ति इज इक्वल टू V नॉट बाई √2 इंटू I नॉट बाई √2 इंटू कॉस फाई, और यहां पर हम जानते हैं VRMS इज इक्वल टू V नॉट बाई √2 होता है, और IRMS इज इक्वल टू I नॉट बाई √2 होता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। यदि जो लोग नहीं पढ़े हैं, रूट मीन स्क्वायर यानी कि वर्ग माध्य मूलमान अगर नहीं पढ़े हैं प्रत्यावर्ती धारा का, तो उस प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान का वीडियो आप जरूर देखिए। हम प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान में ये सूत्र प्रूफ किए थे कि VRMS इज इक्वल टू V नॉट बाई √2 या IRMS इज इक्वल टू I नॉट बाई √2 कैसे होता है। उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिए, यदि आप नहीं देखे होंगे तब। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, VRMS, और इसकी जगह पर IRMS लिखेंगे तो हम औसत शक्ति P इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई हो जाता है। और ये कॉस फाई जो है ये कलांतर को डिनोट करता है। ये औसत शक्ति इसी पर निर्भर करता है कि कला का मान कितना कब होगा, उस कला पर ही डिपेंड करता है औसत शक्ति का मान कितना होता है। तो हम क्या करते हैं, इसके आगे और डिटेल बताने से पहले हम इसे मिटाएंगे, तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसकी डिटेल चर्चा करते हैं। चलिए, ये हो गया आपका सूत्र। अब हम बात करते हैं इसके आगे की। ध्यान से समझिए, इस कॉस फाई को हम लोग बोलते हैं पावर फैक्टर, जिसको शक्ति गुणांक कहते हैं।
क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर, जिसको शक्ति गुणांक कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में पूरे चक्र के लिए औसत शक्ति व्यय, पूरे चक्र के लिए औसत शक्ति व्यय पूरे चक्र के लिए औसत शक्ति व्यय, औसत शक्ति के सूत्र लिखेंगे। पूरे चक्र के लिए औसत शक्ति औसत शक्ति क्षय में राशि फाई में राशि क्या है, फाई करते हैं, कॉस फाई कर लेते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा कॉस फाई। कॉस फाई परिपथ का शक्ति गुणांक कहलाता है, परिपथ का शक्ति गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है, परिपथ का शक्ति गुणांक। यानी कि देखिए P जो है तो औसत शक्ति हो गया, Vrms जो है वो आपका प्रत्यावर्ती धारा का, प्रत्यावर्ती वोल्टा का वर्ग माध्य मूल मान हो गया, Irms जो है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान हो गया, और कॉस फाई जो है वो शक्ति गुणांक है। क्या है, शक्ति गुणांक। तो हम इसको और भी दूसरे रूप में हम कर सकते हैं। अगर शक्ति गुणांक की बात करें, शक्ति गुणांक कॉस फाई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, औसत शक्ति बाय Vrms इंटू Irms हम कह सकते हैं। याद रखिएगा शक्ति गुणांक कॉस फाई इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं औसत शक्ति बटा में Vrms इंटू Irms लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए Vp औसत शक्ति को क्या कहेंगे और Vrms और Irms को क्या कहेंगे, इसको आप ध्यान से समझिएगा। हम लिख सकते हैं क्या, परंतु औसत शक्ति P, औसत शक्ति P को वास्तविक औसत शक्ति व्यय, वास्तविक औसत शक्ति व्यय और Vrms इंटू Irms इज इक्वल टू हम कहेंगे आभासी औसत शक्ति व्यय, आभासी औसत शक्ति व्यय। ध्यान से समझिएगा, इसको हम वास्तविक औसत शक्ति व्यय बोलते हैं, इसको हम वास्तविक औसत शक्ति व्यय बोलते हैं, और Vrms इंटू Irms को हम आभासी शक्ति व्यय बोल देते हैं, आभासी औसत शक्ति व्यय बोल देते हैं। तो इसको हम इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं। अतः प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वास्तविक औसत शक्ति व्यय, वास्तविक औसत शक्ति व्यय तथा आभासी औसत शक्ति व्यय का, तथा आभासी औसत शक्ति व्यय का अनुपात परिपथ का शक्ति गुणांक कहलाता है, का अनुपात परिपथ का
अनुपात परिपथ का शक्ति गुणांक कहलाता है। आप शक्ति गुणांक को इस रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं कि वास्तविक औसत शक्ति व्यय और आभासी औसत शक्ति व्यय के अनुपात को हम शक्ति गुणांक कहते हैं और शक्ति गुणांक को हम cos फाई से निरूपित करते हैं। शक्ति गुणांक को क्या चीज से हम निरूपित करते हैं? cos फाई से निरूपित करते हैं, अर्थात cos फाई इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं औसत शक्ति बाई वी आरएमएस इंटू आई आरएमएस की बात करते हैं। अब बात करते हैं शक्ति गुणांक के लिए व्यंजक। क्या बात करते हैं? शक्ति गुणांक के लिए व्यंजक। ये जो शक्ति गुणांक के लिए व्यंजक है, ये भिन्न भिन्न केसों में भिन्न भिन्न इसका मान होता है। जैसे परिपथ में एल रहेगा तो उस समय शक्ति गुणांक क्या होगा, आर रहेगा तो क्या होगा, सी रहेगा तो क्या होगा। जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं प्रकत्व, यदि परिपथ में ओमीय प्रतिरोध हो, परिपथ में यदि प्रकत्व स्थित हो, परिपथ में केवल धारिता स्थित हो, या हम लोग ये भी पढ़े हैं एलआर सर्किट, सीआर सर्किट, एलसी सर्किट और एलसीआर सर्किट, तो सब में जो होता है कॉस फाई का मान अलग अलग होता है। किसी में कुछ, किसी में कुछ, तो उसका मान हम केस के रूप में जानेंगे। तो इस तरह से हम लिखेंगे क्या शक्ति गुणांक के लिए व्यंजक। तो ध्यान से समझिएगा, प्रत्यावर्ती धारा किसी भी प्रकार के परिपथ के लिए, प्रत्यावर्ती धारा किसी भी प्रकार के परिपथ के लिए, किसी भी प्रकार के परिपथ के लिए सामान्य रूप से धारा तथा वोल्टता के बीच, सामान्य रूप से धारा तथा वोल्टता के बीच कलांतर फाई के लिए, कलांतर फाई के लिए हम लोग tan फाई इज इक्वल टू, दिखाई दे रहा है ना, tan फाई इज इक्वल टू, हम इस फिगर की बात करते हैं जिसमें ये जो है वो फाई है, कलांतर है, और ये आपका आर हो जाता है उमीय प्रतिरोध, और आधार जो हो जाएगा वो आपका एक्स हो जाएगा। यानी कि एक्स कोई भी हो सकता है, आपका प्रकत्व भी हो सकता है, धारिता भी हो सकता है। और इसकी बात करते हैं दोनों के कारण जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है तो उसे हम क्या कह देते हैं, प्रतिबाधा। और प्रतिबाधा Z इज इक्वल टू हम कर लेते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। अब एक्स जो होगा वो प्रकत्व भी हो सकता है या आपका वो धारिता भी हो सकता है। तो हम इसीलिए XL नहीं लिखे और न ही XC लिखे हैं। हम जानते हैं प्रतिबाधा को X से डिनोट करते हैं। अगर प्रेरक के कारण प्रतिबाधा उत्पन्न होता है तो प्रेरकीय प्रतिबाधा कहते हैं, जिसे हम XC कह देते हैं। और जब XL कहते हैं, जब धारिता के कारण प्रतिबाधा उत्पन्न होगा तो उसे हम धारितीय प्रतिबाधा कहते हैं, जिसे हम XC से डिनोट करते हैं। और ये जो है Z वो प्रतिघात हो गया। तो इस तरह से दोनों के कारण जब उत्पन्न होगा तो वो प्रतिघात होता है। प्रतिघात को हम Z से डिनोट करते हैं। तो tan फाई इज इक्वल टू लंब बटा म्याधार R बाई X। हम इस तरह से जनरली अभी तक पढ़ते हुए आए हैं, लेकिन हम बात करेंगे क्या, हम शक्ति गुणांक की बात करेंगे। क्योंकि यहाँ पर तो कलांतर है,
ये क्या है, कलांतर। फाई जो है वो कलांतर। और हम बात करेंगे क्या, शक्ति गुणांक की। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद शक्ति गुणांक का हम डिटेल चर्चा करेंगे केस के रूप में। चलिए ये तो लिख लिए हैं। अब हम लोग बात करते हैं, इसको मिटा रहे हैं। ध्यान से समझिएगा। यदि इसमें अगर कॉस फाई निकालना हो तो हम क्या करते हैं, कॉस फाई क्या जानते हैं, आधार बाई कर्ण। क्या जानते हैं, आधार बाई कर्ण। यानी कि हम एक्स बाई जेड लिखेंगे या एक्स बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हम लिख सकते हैं। या फिर हम लिख सकते हैं क्या, इसको एक्स बाई जेड भी लिख सकते हैं। तो अब हम लोग इसकी चर्चा केस के रूप में करेंगे। है वो एक्स है, तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, कॉस फाई इज इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, आर बाई जेड कर सकते हैं। और हम लिख सकते हैं आर बाई हम अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कर सकते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, जब आधार कैपिटल आर हो तो उस स्थिति में हम लिख सकते हैं कॉस फाई इज इक्वल टू आर बाई जेड इज इक्वल टू आर बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो विशेष स्थिति की बात कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। विशेष स्थिति में सबसे फर्स्ट पॉइंट में यदि r इज इक्वल टू जेड, यदि r का मान अगर z बराबर हो जाए, क्या हो जाए, यदि r का मान अगर z के बराबर हो जाए तो हम cos फाई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बताइए। cos फाई इज इक्वल टू r बाई आर लिखेंगे इज इक्वल टू 1। क्या लिख सकते हैं, यदि किसी भी परिपथ में अगर प्रतिबाधा का मान जो है वो प्रतिघात का जो मान है वो ओमीय प्रतिरोध कैपिटल आर के बराबर हो जाए तो उस स्थिति में कॉस फाई का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब कॉस फाई का मान 1 हो जाएगा तो औसत शक्ति हम क्या लिख सकते हैं, औसत शक्ति P डैश P पे बार इज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस हम लिख सकते हैं। क्योंकि कॉस फाई का मान कितना हो गया, 1 हो गया। और हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, अतः केवल प्रतिरोध युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, अतः केवल प्रतिरोध युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति व्यय अधिकतम होता है। शक्ति व्यय अधिकतम होता है। याद रखिएगा, शक्ति व्यय अधिकतम कब होगा, जब परिपथ में प्रतिरोध जो होगा वो
प्रतिरोध युक्त होगा तब, यानी कि जब परिपथ प्रतिरोध युक्त रहेगा तो उसमें जो शक्ति व्यय होगा वो बहुत अधिक होगा, क्योंकि प्रतिरोध क्या होता है, धारा के प्रवाह को विरोध करता है। तो विरोध होगा तो उसमें क्या होता है, ऊर्जा व्यय की दर जो होगी कम होगी, और जब कम होगा तो शक्ति कम हो जाएगा। अब सेकेंड स्थिति की बात करते हैं, जब परिपथ में केवल प्रेरकीय प्रतिघात हो। सेकेंड केस की बात करते हैं, ये तो फर्स्ट हो गया, जब परिपथ में केवल प्रेरकीय, जब परिपथ में केवल प्रेरकीय प्रतिघात हो, प्रेरकीय प्रतिघात हो, प्रेरकीय प्रतिघात मतलब क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं कैपिटल Z इज इक्वल टू XL तथा कैपिटल R इज इक्वल टू 0। ध्यान से समझिएगा, जब परिपथ में प्रेरकीय प्रतिघात कैपिटल XL हो, क्या हो जाए, मीन्स Z इज इक्वल टू XL हो जाए और R का मान 0 हो जाए, तो उस स्थिति में हम लिख सकते हैं शक्ति गुणांक cos फाई। एक बार R का मान हम लिखे हुए थे, अब क्या करेंगे, एक R के जगह पर हम R के वैल्यू जो है वो 0 लिख लेते हैं, तो उस स्थिति में हमारा क्या हो जाएगा, 0/XL इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, cos फाई इज इक्वल टू, R के जगह पर हम 0 रख लिए और XL के जगह पर हम क्या कर दिए, चूंकि Z के जगह पर हम क्या कर लिए, Z के जगह पर XL रख लिए और R के जगह पर 0 रख लिए। तो बताइए cos फाई इज इक्वल टू 0 हो गया। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं, अर्थात इस प्रकार के परिपथ में शक्ति व्यय का संभावना नहीं होती है। इस प्रकार के परिपथ में, इस प्रकार के परिपथ में शक्ति व्यय की संभावना नहीं होती है। इस प्रकार की शक्ति व्यय की संभावना नहीं होती है कब, जब हमारा प्रतिरोध 0 हो और उसमें जो प्रतिघात जो होता है वो प्रेरकीय प्रतिघात के बराबर हो जाए। तो उस स्थिति में हमारा शक्ति व्यय असंभव है, यानी कि संभावना उसमें नहीं होती है। तो इस तरह से इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ केस की बात करेंगे। चलिए, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो अब हम बात करते हैं थर्ड केस की। ध्यान से समझिएगा। जब परिपथ में केवल धारितीय प्रतिघात हो, हम Z इज इक्वल टू क्या करेंगे, XC तथा R इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं। देखिए, जब परिपथ में प्रेरकीय प्रतिघात हो और प्रतिरोध 0 हो, तो उस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, शक्ति गुणांक cos फाई 0/XC करते हैं और ये भी 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार की लिख सकते हैं, इस प्रकार
के परिपथ में शक्ति व्यय की संभावना नहीं होती है। मीन्स हम कह सकते हैं शक्ति व्यय की संभावना कब नहीं होगी, जब परिपथ में सिर्फ और सिर्फ की प्रतिघात हो या धारिती प्रतिघात हो, तो उस स्थिति में हम कह सकते हैं कि औसत व्यय शक्ति की संभावना बहुत कम होती है। तो ये हो गया हमारा थर्ड केस। एक और लास्ट केस की बात कर रहे हैं। इस केस में सब आ जाएगा, LR परिपथ, CR परिपथ, LC परिपथ या LCR परिपथ भी कह सकते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, LCR श्रेणी परिपथ में औसत शक्ति व्यय, LCR हम लिख सकते हैं 4th पॉइंट में, LCR श्रेणी परिपथ में औसत शक्ति व्यय, श्रेणी परिपथ में औसत शक्ति व्यय। इसमें देखिएगा ध्यान से, इसमें हम जानते हैं औसत शक्ति P डैश इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS cos फाई होता है। और यदि हम cos फाई की बात करते हैं शक्ति गुणांक की, शक्ति गुणांक cos फाई इज इक्वल टू हम क्या करते हैं, कैपिटल R बाई Z लिखते हैं और R बाई अंडर रूट हम जानते हैं Z के जगह पर LCR सर्किट में R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये हम लोग जानते हैं। अब इसमें ध्यान देना ये है कि अब जो परिपथ होता है उस परिपथ में हम देखते हैं कि R है कि XL है कि XC है। अब उसके अनुसार हम देख लेते हैं कि जो उसका शक्ति गुणांक क्या है, हम इस पर डिपेंड कर लेते हैं। मीन्स जो परिपथ होता है, परिपथ में देखते हैं कि परिपथ में क्या क्या दिया है, LR है कि CR है कि LC परिपथ है। अगर उस परिपथ में अगर दोनों का मान बराबर है या कम बेसी है, मीन्स नीचे का मान जितना ही कम होगा cos फाई का मान में उतना ही अधिक होगा। ध्यान से समझ लीजिए। तो इस तरह से LR परिपथ की बात करें या CR परिपथ की बात करें या फिर हम LC परिपथ की बात करें, इस पे जो शक्ति गुणांक होता है और शक्ति गुणांक cos फाई इज इक्वल टू R बाई Z के रूप में लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये शक्ति गुणांक खत्म हो गया। हम लोग इस वीडियो में पढ़ चुके हैं औसत शक्ति व्यय, औसत शक्ति व्यय का व्यंजक और शक्ति गुणांक। तो ये जो टॉपिक था बहुत इंपॉर्टेंट था। ये टॉपिक से रिलेटेड जो भी हम लोग इसमें थ्योरी आया है, इस थ्योरी का न्यूमेरिकल हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में जरूर पढ़ेंगे। तो उस वीडियो को भी आप लोग जरूर देखिए। इसमें हम दो और डिफिनीशन की बात करेंगे, उस दोनों डिफिनीशन को आप लोग समझिएगा। और क्योंकि बहुत ही छोटा है, 2 से 4 मिनट का डिफिनीशन बताकर इस वीडियो को समाप्त करेंगे और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट यानी कि जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो स्पेशल इस मीन्स औसत प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में औसत शक्ति के जो भी टॉपिक है उसका न्यूमेरिकल की बात करेंगे। तो इस वीडियो के बाद उस वीडियो को यानी कि कल जो वीडियो बनेगा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, उस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो हम लोग बात कर रहे जा रहे हैं डिफिनीशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में हमेशा पूछता है, इसलिए हम इसी वीडियो में दोनों डिफिनीशन की बात करते हैं।
डिफिनीशन की बात करते हैं, वाटहीन धारा। वाटहीन धारा किसे कहते हैं? वाटहीन धारा जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं वाटलेस करंट। वाटलेस करंट क्या बोलते हैं? वाटलेस करंट। इसको हम परिभाषित करना हो तो करेंगे क्या कि जब किसी परिपथ में जब ओमीय प्रतिरोध शून्य हो जाए, ध्यान से समझिएगा, वाटलेस करंट किसे कहेंगे? जब किसी परिपथ में ओमीय प्रतिरोध शून्य हो जाए तो उस परिपथ में औसत व्यय शक्ति की दर जो होगी वो शून्य होगी। क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि ऊर्जा क्षय नहीं होगा। क्यों? प्रतिरोध शून्य है, क्योंकि उसमें प्रतिरोध क्या है? शून्य है, तो ऊर्जा क्षय नहीं होगा। तो इस प्रकार के जो धारा प्रवाहित होती है उस धारा को वाटहीन धारा कहते हैं। वाटहीन, जिसमें कोई भी वाट जो है लॉस नहीं होता है। लॉस कब नहीं होता है? जब परिपथ में ओमीय प्रतिरोध शून्य होता है। तो इसको हम लिखेंगे प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में ओमीय प्रतिरोध कैपिटल R, ओमीय प्रतिरोध कैपिटल R शून्य है तो परिपथ में धारा शून्य है तो परिपथ में धारा तो प्रवाहित होगी। परिपथ में धारा तो प्रवाहित होगी परंतु व्यय होने वाली औसत शक्ति शून्य होगी। औसत शक्ति शून्य होगी, अर्थात परिपथ में ऊर्जा क्षय नहीं होगा। अर्थात परिपथ में ऊर्जा क्षय नहीं होगी। ऊर्जा क्षय नहीं होगी। परिपथ की इस धारा को वाटहीन धारा कहते हैं। परिपथ की इस धारा को क्या कहेंगे? वाटहीन धारा कहते हैं। वाटहीन धारा किसे कहेंगे? जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में ओमीय प्रतिरोध शून्य हो जाए तो उसमें ऊर्जा क्षय होने की दर जो होती है शून्य होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि परिपथ में ऊर्जा क्षय नहीं होती है। तो ऐसे परिपथ को हम क्या कहेंगे? परिपथ में प्रवाहित धारा को हम वाटहीन धारा कहते हैं। परिपथ की इस धारा को क्या कहेंगे? वाटहीन धारा कहेंगे। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, वाटहीन धारा को हम लिखते हैं, हम जानते हैं VR में इंटू IR में cos फाई, और cos फाई का हम लिख सकते हैं सिंस अगर cos फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए, क्या हो जाए? cos फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए तो औसत शक्ति व्यय इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। और ये 90 डिग्री कब होता है? जब ओमीय प्रतिरोध उसमें होता है उत्पन्न, तब हमारा ये 90 डिग्री होता है। मीन्स R अगर शून्य होगा तो ये 90 डिग्री
कलांतर बन जाता है। तो इस तरह से औसत शक्ति हो गया। एक और हम चोक कुंडली की बात कर रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चोक कुंडली, चोक कुंडली को हम लोग चोक क्वाइल के नाम से जानते हैं। चोक क्वाइल, हम इसकी परिभाषा करेंगे क्या? प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विद्युत ऊर्जा का ह्रास हुए बिना, विद्युत ऊर्जा का ह्रास हुए बिना, विद्युत ऊर्जा का ह्रास हुए बिना धारा को कम करने के, धारा को कम करने का, धारा को कम करने का एक अन्य साधन है। धारा को कम करने का एक अन्य साधन है जिसे चोक कुंडली कहते हैं, जिसे चोक कुंडली कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, चोक कुंडली किसे कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विद्युत ऊर्जा को ह्रास हुए बिना धारा को कम करने को ही हम क्या कहते हैं? धारा को कम करने का एक अन्य साधन है जिसे हम चोक कुंडली कहते हैं। तो इस तरह से ये वीडियो था आपका चोक कुंडली, वाटलेस करंट या फिर जो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति था, इसकी बात हम लोग कर चुके हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट जो वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल होगा उस सारे न्यूमेरिकल की चर्चा करेंगे। तो उस वीडियो को भी आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। तो इस तरह से ये प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति व्यय और शक्ति गुणांक और वाटलेस करंट और चोक कुंडली का वीडियो आपको कैसा लगा? यदि ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। और यदि आप इस चैनल के लिए नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो फिर हम लोग एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो